गुरु एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिनके बजते ही अनाहद नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिनके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। और गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो पार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस की ओर से गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। और आर्ट एंड कल्चर के इस सेशन में आज हम लेक्चर 11 को देखते हैं। तो चलिए इस आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखते हैं और अपना पेन पेपर आप ज़रा निकाल लीजिए ताकि आज जो लेक्चर शुरू करें उसके नोट्स आप भरपूर मात्रा में और अच्छे तरीके से बना सकें। तो चलिए शुरू करें आज का टॉपिक। आइए देखते हैं आज क्या नया टॉपिक होने वाला है आपके लेक्चर में। देखिए, आज हम अपने नए टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, नए टॉपिक को नए लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो कि मूर्ति कला है। लास्ट लेक्चर की यदि मैं बात करूं तो उसमें हमने मंदिर की कुछ शैलियां बची हुई थी उनको डिस्कस किया था और आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मूर्ति कला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में क्या होने वाला है। भारत में मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हो गया था और जो आधुनिक मूर्ति काल के विकास तक अनवरत यानी कि कंटिन्यू जारी है, जैसा कि हम देखते हैं। और मूर्ति कला कला की लघु रचना होती है जो कि अपने स्वरूप में 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिआयामी होती है, जो हस्त निर्मित होने के साथ साथ उपकरणों की सहायता से भी बनाई जाती है। किसकी सहायता से? उपकरणों की भी सहायता से बनाई जाती है। मूर्ति कला में सौंदर्य शास्त्र के समावेशन हेतु कुछ रचनात्मक और कुछ आप देखेंगे कल्पनाशीलता को समाविष्ट किया जाता है। कुछ इमेजिनेशन के थ्रू भी कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सिंधु कालीन मूर्ति कला के बारे में यहाँ पर दिया गया है जिसका प्रारंभ सिंधु काल से शुरू हुआ था। देख लेते हैं। इसमें मृण मूर्तियों के बारे में दिया गया है। ये आकार में सुडौल नहीं और एवं कुशलता का इनमें अभाव होता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि कुशलता का इनमें अभाव होता है? देखिए क्यों। यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से समझिए कि इतिहास क्या है। वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। तो वर्तमान में हम देखते हैं कितनी फाइन आर्ट्स का जो है वो बनाई जा रही हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। या हम देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को बनाते हुए उनको मद्देनज़र रखते हुए मूर्तियों का, चित्रकारी का, इन मूर्ति कला का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो उसके कंपैरिजन में यदि हम देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुशलता का अभाव देखा गया है सिंधुकालीन सभ्यता के समय में मूर्ति कला में। ठीक है, मृण मूर्तियों के अंतर्गत खिलौने, पशुओं और मात्र देवी की मूर्तियां, गाड़ियां और पहिए आदि यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं। स्पष्ट हो रहा है। सबसे अधिक मृण मूर्तियां आपको किसकी यहाँ पर देखने को मिली है? जो विशेष मिले उनसे पता चलता है कि पशु पक्षियों की मूर्तियां यहाँ सबसे ज्यादा मिली हैं। उसी के साथ स्त्री की मृण मूर्तियां पुरुषों की, जो पुरुष हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा यहाँ पर मिली हैं। और ऐसा माना जाता है, यहाँ पर स्त्री की जो मृण मूर्तियां मिली हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मातृ देवी की जो है वो पूजा की जाती थी और मातृ सत्तात्मक सत्ता वहां हुआ करती थी उस समय में। सिंधुकालीन मृण मूर्तियों में मानव मूर्तियां ठोस हुआ करती थी, जबकि आप देखेंगे पशु पक्षियों की मूर्तियां प्रायः खोखली बनाई जाती थी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर पशु पक्षियों की जो मूर्तियां आप अभी देखेंगे वो खोखली होती थी और मानवों की जो मूर्तियां वो ठोस बनाई जाती थी। कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमने किसका मृण मूर्तियों के बारे में पढ़ा, अब हम धातु मूर्तियों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या विशेषता है, कैसे ये उससे भिन्न है, समझिएगा जरा। उत्खनन से मृण मूर्तियों की अपेक्षा आप देखेंगे कांस्य मूर्तियों के साक्ष्य जो है वो अधिक प्राप्त हुए हैं, अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। और सिंधुकालीन सभ्यता की प्रसिद्ध धातु मूर्ति की यदि बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है जिसका निर्माण कांस्य धातु से किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त देखेंगे मोहनजोदड़ो से कांस्य का वृषभ प्राप्त हुआ है, चन्हुदड़ो से बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की कांस्य मूर्ति। वहीं आप देखते हैं दैमाबाद से कांस्य का रथ और कालीबंगा से कांस्य का बैल भी प्राप्त हुआ है। तो ये सभी साक्ष्य आप ना केवल पीटी इवन मेंस में भी अगर इस तरह के उदाहरणों के साथ उत्तर लिखते हैं तो आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। आइए फिर देखते हैं कांस्य की मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोम तकनीक यानी कि लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है,
उसके द्वारा किया जाता था। आप समझिएगा यहाँ पर ऐसा क्या है, ये जो लुप्त मोम तकनीक बताई जा रही है, यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको और मैं अपनी भाषा में समझाना चाहूँगी। जैसे आप समझिए कि इन्होंने कोई, जैसे यहाँ पर किसी चीज़ की मोम की मूर्ति पर सर्वप्रथम गीली मिट्टी का लेप किया जाता था। इसमें होता था कि इसी चीज़ की मूर्ति बनानी है तो पहले मोम से जो है वो उसको बनाया जाता था, उसके बाद उस पर गीली मिट्टी का लेप करके उसको सुखाने रख दिया जाता था। ठीक है, फिर क्या करते थे, उसको फिर छोटे से जो है वो आँच पर या किसी उस पर आग पे रखते थे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मिट्टी के लेपन से युक्त इन मूर्तियों को गर्म किया जाता था। क्यों? वो गर्म होंगे तो मोम पिघल जाएगा और जो मिट्टी जो लेप लगाया गया था वो अपना आकार मोम के आकार का ले लेगा। ठीक है, फिर क्या होता था, इसके बाद मिट्टी से बने खोखले सांचे के भीतर पिघली हुई धातु को डाला जाता था और इस ठंडे हो जाने के बाद धातु जो है वो अपनी अवस्था उसी सांचे को जो जिसमें डाला गया उसका वो स्वरूप ले लेता था और मिट्टी गायब हटा दिया जाता था। मिट्टी का लेप जो है वो उठा के क्या होता था, इस प्रक्रिया के पश्चात धातु की आकृति मोम की आकृति के समान ही होती थी। तो सोचिए किस तरह से इन्होंने अपने समय की टेक्नोलॉजी का, तकनीक का इस्तेमाल करके और कैसे एक अच्छी मूर्तियों का इस प्रकार से नमूने प्रस्तुत किए हैं, उनका निर्माण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए देखिए, प्रस्तर मूर्तियां। हड़प्पा कालीन मूर्तियों में पुजारी की अर्ध प्रतिमा सर्वप्रथम पाषाण मूर्ति है। यह टेरीफॉयल पैटर्न वाले शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है। आप देखिएगा जिसकी आंखें लंबी और आधी बंद हैं। ये देखिए इन्होंने जिस शॉल की बात यहाँ पर की है कुछ इस तरह से उस पर जो है जो नक्काश, वो हम बता सकते कुछ कढ़ाई या उस तरह से कुछ इस तरह की शॉल उन्होंने ओढ़ी हुई है पैटर्न के अनुसार, जिसमें टेरीफॉयल पैटर्न वाले शॉल को ओढ़ा हुआ है। देखेंगे अब बड़ी बड़ी इनकी दाढ़ी है और इनकी लंबी आँखें और आधी खुली हुई आँखें जो है इस तरह से मिली है और माना जाता है वहाँ के पुजारी की प्रतिमा को इस तरह से माना जाता है, हो सकता है उस तरह से वहां पर पुजारी की प्रतिमा के रूप में इसको इंडिकेट किया गया है। प्रस्तर मूर्तियों में हड़प्पा से प्राप्त लाल चूना पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ की ये मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आइए, अभी तक हमने पढ़ा मूर्ति कला का प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस प्रकार की मूर्तियां जो है सिंधुकालीन सभ्यता में, चाहे वो मृण मूर्तियां हो या धातु निर्मित मूर्तियां हो, वो मिली हैं, वो किस किस प्रकार के अवशेष या साक्ष्य से पता चलता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला पर। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मेंस में आपसे इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हम अभी आज डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा गांधार मूर्ति कला के बारे में। किसके बारे में? गांधार मूर्ति कला के बारे में। तो इस शैली का विकास जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित गांधार क्षेत्र में हुआ था। इसको इस तरह से समझिए, जो आधुनिक पाकिस्तान है ना, वो रीजन आप जब देखेंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का, जो पाकिस्तान का आधुनिक रीजन है, कुछ पंजाब का रीजन और थोड़ा सा अफगानिस्तान का हिस्सा ले लें तो उस जगह पे आप देखते हैं उस क्षेत्र में गांधार कला का जो है वो विकास होना शुरू हुआ था, मूर्ति कला का विकास हुआ था। इस शैली का विकास 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक के चरणों में हुआ था। इस शैली को कुषाण शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था। आप इसे जब धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कुषाण शासकों द्वारा संरक्षित किया गया। इस शैली का संबंध मुख्यतः बौद्ध धर्म से है। ठीक है, इस शैली में आप ध्यान दीजिएगा हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण नहीं किया गया था। आगे जब हम और शैली पढ़ेंगे तो उसमें अन्य धर्मों का निर्माण जो है मूर्तियों का किया गया था, लेकिन विशेषकर आप ध्यान रखिएगा गांधार मूर्ति में मुख्यतः बौद्ध धर्म के ही मूर्तियां मिलेंगी। इस शैली में आपको जैन और हिंदू धर्म से संबंधित कोई मूर्ति इस प्रकार की गांधार शैली के अंतर्गत नहीं मिलेगी। इसका एक विशेष कारण है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुषाण शासकों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को बढ़ाया यहाँ पर, उसमें जो बुद्ध भगवान है उनकी प्रतिमाओं को बनवाया। क्यों, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। अगली स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आरंभ में गांधार मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार से होता था, नीले धूसर बलुआ पत्थर के उपयोग से किया गया और आने वाले वर्षों में फिर आप देखते हैं मिट्टी और प्लास्टर के प्रयोग से भी इनका निर्माण किया जाने लगा। यह मूर्ति कला यूनानी, पश्चिमी एशियाई और स्थानीय तत्वों के सम्मिलन की उपज थी और इसीलिए इसे ग्रीक इंडो शैली के नाम से भी जाना जाता है। और गांधार शैली में बनी मूर्तियों में बुद्ध को मानवाकार रूप दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट समझिएगा। क्यों? मैंने कुषाण शासक की अभी बात की थी। जब कुषाण वो आक्रमणकारी आए, उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाओं को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनवाया। तो आप देखेंगे जो गांधार आपकी मूर्ति कला है उसमें विशेषतया आप
देखते हैं इनका प्रतिशत जो है वो बुद्ध की मूर्तियों का प्रतिशत ज़्यादा है। आप वहाँ देखेंगे क्यों, और बुद्ध की यहाँ पर जो मूर्ति की बात क्यों कर रहा है, मानव रूप की बात क्यों कर रहा है, क्यों? क्योंकि कुषाणों ने जो है वो बौद्ध धर्म के किसको, कौन से संप्रदाय को सपोर्ट करते थे, कौन से संप्रदाय को मानता था, महायान संप्रदाय को मानता था। और महायान संप्रदाय में आप देखेंगे बुद्ध को जो है वो मूर्ति के रूप में, मानव के रूप में पूजा जाता था, इसीलिए बुद्ध की मूर्तियां मानवकार रूप में यहाँ पर दिया गया है, इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण ग्रीक और रोमन शैली में किया गया था, जिसमें बुद्ध को पश्चिमी वेशभूषा में दर्शाया गया था, जो कि अपोलो की मूर्तियां, ध्यान दीजिए, जो कि अपोलो की मूर्तियों के एक रूपता को प्रदर्शित करता है। ये अपोलो कौन है समझिएगा ज़रा। जो यूनानी और ये मध्य एशिया के जो लोग आए, वहाँ के उनके जो देवता हुआ करते थे वो अपोलो हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ये जो इस रीजन में आए, ये गांधार कला के जो रीजन में ये आते हैं क्षेत्र में, तो वहाँ पर जब आते हैं तो अपनी संस्कृति और अपनी सामाजिक तत्व को भी लाते हैं साथ साथ में। भाई इंसान जब आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो अपना व्यक्ति तो अपने कल्चर को भी साथ लेकर आता है ना। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, अपने भगवान जो अपोलो हैं उनकी मूर्तियों का स्वरूप बुद्ध को देने लगे। बुद्ध को जो है मूर्ति पर, उनके स्वरूप को उन पर जो है उनकी भाव भंगिमा को अपोलो की तरह बनाने लगे, उनके वेशभूषा को अपोलो की तरह करने लगे। तो सारी चीज़ें आप उस तरह से उसमें देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बुद्ध को योगी मुद्रा में भी बैठा देखा गया है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो पूरी तरह से विदेशी भी नहीं हो गई थी। इसमें आप देखेंगे बुद्ध की योग मुद्रा देखते हैं, बुद्ध के जो है उपदेश देते हैं उनको देखते हैं, बुद्ध के यहाँ पर ध्यान मुद्रा को देखेंगे तो भारतीय संस्कृति का अपने आप में प्रतीक हो जाता है। इन मूर्तियों में प्रभा मंडल को आकर्षक एवं सुंदर ढंग से दिखाया गया है। प्रभा मंडल यानी कि बुद्ध के पीछे यदि आप पिक्चर होगी तो देखेंगे वहाँ पर उनके आभा मंडल को जो है वो यहाँ पर देखेंगे, उनके पीछे ना आभा मंडल ये दिया होता था। तो आभा मंडल गांधार शैली में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी, छोटी छोटी चीज़ें। तो यहाँ कह रहा है कि प्रभा मंडल को आकर्षक और सुंदर ढंग से इसमें बनाया गया था। इस शैली में बनी मूर्तियों की मुख मुद्रा का भाव शून्य प्रतीत होता है। इस प्रकार ये मूर्ति कला शैली यथार्थवादी मूर्ति कला के रूप में प्रदर्शित होती है। बुद्ध की मूर्ति पश्चिमी वेशभूषा में चुन्नटदार अधोवस्त्र एवं सलवटदार जो वस्त्र हैं उनको दिखाया गया है। इसमें ध्यान से देखिए किस तरह से चुन्नटदार और ये जो यहाँ पर अधोवस्त्र के रूप में इसको दिखाया गया है, और यहाँ पर इनका आभा मंडल को भी दर्शाया गया है। ये गांधार शैली का प्रमुख एक विशेषता है। इसके बाद देखेंगे इनकी आधी खुली हुई आंखों को और चौड़ा जो है माथा दिखाया गया, घुंघराले बालों को दिखाया गया। कुछ इस तरह के इनके जो है विदेशी शैली के प्रभाव इन पर दिखाए गए हैं इस तरह से पश्चिमी वेशभूषा के साथ। और कहते हैं कि शून्य भाव मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप देखेंगे शून्य भाव मुद्रा में ये बैठे हुए हैं, और इस प्रकार ये मूर्ति कला शैली जो है वो यथार्थवादी मूर्ति कला प्रतीत होती के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। ये तो रहा आज का ये टॉपिक। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट है देखिए ज़रा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी वैक्ट्रियाई तत्वों को उजागर कीजिए। यूपीएससी मेंस 2019 का प्रश्न है ये, ठीक है। प्रश्न पढ़ लिया, फिर से समझिए ज़रा, लिखना कैसे है उसको समझते हैं। ओके, यहाँ पर पहले हमें क्या पूछा गया है, गांधाराई कला की बात की गई है, पहला लिख लेते हैं। फिर इसके बाद मध्य एशियाई की बात की गई है, दूसरा ये हो गया। यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों की बात की गई, तीसरा ये हो गया। यानी कि गांधाराई कला में इन दोनों जो देशों के जो तत्व हैं वो किस प्रकार दिखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, किसकी बात कर रहा है, गांधाराई कला। तो समझिए मैं ज़रा कुछ इस तरह से लिखने का यहाँ प्रयास करती हूँ। जैसे हम अगर कीवर्ड्स की बात करें, यहाँ पर जैसे मैं कीवर्ड्स लिखती हूँ, किसके कीवर्ड्स, अभी सिर्फ इंट्रो के कीवर्ड्स लिखने की कोशिश करती हूँ, जो आपकी इंट्रोडक्शन होगा उसकी, ठीक है। समझिएगा, आपको इन शॉर्ट ही लिखना है। इंट्रोडक्शन के कीवर्ड्स मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से। जैसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, पहला पॉइंट इन द सेंस आपको लाइन वाइज एक एक दो दो लाइन उसमें लिखनी है। जैसे गांधाराई कला कह रहा है, अब यहाँ पर गांधाराई कला की बात कर रहा है, और यहाँ पर कला क्या स्थापत्य कला की बात पूछ रहा है, या चित्रकला की बात पूछ रहा है, या मूर्ति कला की बात पूछी जा रही है। तो ध्यान दीजिए किसकी बात पूछी जा रही है, गांधार कला के मूर्ति कला की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि गांधार कला की मूर्ति कला की यहाँ पर बात पूछी गई है। उसी के साथ साथ आपको
आपको बताना होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कि ये जो गांधार कला है भाई सब चीज़ ठीक है, पर भाई है क्या मूर्ति कला है, समझ आ गया। ये विकसित कहाँ हुई, तभी तो पता चलेगा क्यों उनका ही प्रभाव उनकी मूर्ति कला पे पड़ा, जो विदेशी आए, जो आक्रमणकारी आए, क्यों। देखिए यहाँ पर देखेंगे इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था। देखिए किसका भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था, जो हमारी गांधार जो वो है, जो हमारी यहाँ पर कला है, मूर्ति कला, उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था। तो ज़रा यहाँ नज़र डालिएगा आप। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैप बनाने की कोशिश करती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, उसको थोड़ा रफ करती हूँ और उसको बेहतर बनाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप एक अच्छे से इसको समझ सकें। यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए, ये अगर इंडिया का मैप एक बार मान लेते हैं, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो आपका रीजन था ना, मैंने बताया था उत्तर पश्चिम भारत का, ये जो आधुनिक पाकिस्तान है उसका एक रीजन अगर हम मोटा मोटा देखें यहाँ तक एक हल्का एक रफ के वे में, तो पाकिस्तान के इस एरिया में आप देखेंगे यहाँ पर अफगानिस्तान को थोड़ा सा टच करता है ये, और गांधार कला यहाँ पर पाकिस्तान का एरिया। इसके बाद थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो पंजाब का एरिया आप देखेंगे, थोड़ा सा पंजाब का एरिया, माफ़ी चाहती हूँ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि रफ है ये। इसके बाद आप देखते हैं इस एरिया में आपको यहाँ पर गांधार कला जो है उसका विकास होना शुरू हो गया। समझ आ गया भौगोलिक क्षेत्र भाई कहाँ पर है, ये भी लिख दिया। फिर अब देखते हैं कि ये जो यूनानी बैक्टीरियाई तत्व हैं, जो मध्य एशियाई तत्व हैं, ये तत्व थे क्या, वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये क्यों तत्व इनकी मूर्ति कला पे पड़े, वो क्यों, वाई हम ढूंढते हैं, क्यों ऐसा हुआ, कि क्या कारण था जिसकी वजह से गांधार मूर्ति कला पे इनके तत्वों का असर दिखाई दिया। समझिएगा ज़रा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो आर्थिक कारण से व्यापारी जो है वो, इस व्यापारी जो रूट हुआ करता था उससे क्या होता था, यहाँ पर व्यापारी क्षेत्र जो रूट हुआ करता था उससे व्यापारी आया करते थे उस रूट से और वहाँ पर व्यापार करते थे। भाई रूट है, वहाँ पर कोई भी आ सकता है व्यापार करने के लिए, कोई भी मतलब आवागमन तो किया ही जा सकता है, आर्थिक स्थितियों और आर्थिक कारणों से वहाँ पर आया जा सकता था, व्यापारी आते थे। फिर हम देखते हैं इसमें आक्रमणकारी भी आने लगे। क्या हुआ, आक्रमणकारी, यहाँ पर समझ आ रहा है आपको, देखिएगा आक्रमणकारी भी आने लगे, आक्रमण करते थे, आक्रमणकारी आने लगे। फिर इसके बाद देखते हैं व्यापारी है, आक्रमणकारी आने लगे। आक्रमणकारियों में यदि हम बात करें तो हम देखेंगे जैसे कि आप देखेंगे इसमें कौन कौन हो गए, जैसे आपके कुषाण हो गए, ग्रीक हो गए, इंडो ग्रीक हो गए, तो ये सब आने लगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनके आते आते उनका प्रवासन होना शुरू हो गया, यानी कि माइग्रेशन होना, मैं बहुत नीचे लिख रही हूँ क्या, उनका प्रवासन होना प्रारंभ हो गया, माइग्रेशन होना शुरू हो गया। अब देखिए ये सारी गतिविधियाँ होने लगी। अब ये गतिविधियां हुई तो व्यक्ति आ रहे हैं ना कहीं से, तो क्या सिर्फ व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति के साथ व्यक्तित्व भी आ रहा है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां भी उसके साथ आ रही हैं, उसकी सांस्कृतिक चीज़ें भी उसके साथ आ रही हैं। फिर क्या हुआ, छठा अगर हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं एक लाइन में, तो यहाँ पर देखेंगे उसके सामाजिक और फिर आप देखते हैं कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो होना प्रारंभ होना शुरू हो गए। ठीक है, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो क्या हुआ, अब जब वो आए उनके साथ संस्कृति आई, उनके सामाजिक उनके आर्थिक चीज़ें उनकी मूर्ति कला में यहाँ पर दिखने लगी। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि वो तत्व क्या क्या है, अब हमें वो समझना है। इंट्रोडक्शन में देखिए इतना मैंने जो लिखा है इसका मतलब नहीं आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आप वन लाइन में इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे उत्तर पश्चिम जो प्राचीन भारत है उसमें विकसित आप देखेंगे गांधार कला भारतीय कला परंपरा को विशेषकर मूर्ति कला में अगर हम विशेषता बात करें तो कुछ विशेष स्थान रखती है। ठीक है, इस क्षेत्र में निरंतर विदेशी आक्रमण जैसे जो इंडो ग्रीक हो गए, कुषाण हो गए, आर्थिक व्यापारिक मार्ग का केंद्र हो गया, प्रवासन उनका शुरू हो गया, सामाजिक आर्थिक जो उनका सांस्कृतिक जो विचार था वो आदान प्रदान होना शुरू हो गया, जिसके तत्व हमारे गांधार मूर्ति कला में देखने को मिलते हैं। अब वो तत्व क्या है हमको ये समझना है बेसिकली, तो इसको इन शॉर्ट आपको लिखना है। और यदि मैं मेन बॉडी की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो आशा करती हूँ आप थोड़ा सा कॉपरेट कर रहे होंगे मेरे साथ। देखिए मेन बॉडी की बात करें तो यहाँ पर क्या मध्य एशिया यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों की बात की गई है। तो वो कौन कौन से तत्व थे जो उनकी गांधार कला पर देखने को मिलने लगे थे, उन पर प्रभाव जो है उनका देखने को मिलने लगा था। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, मेन बॉडी में दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है तो चाहे आप मध्य एशियाई तत्वों को डाल दें, गांधार कला में मध्य एशियाई तत्व डैश करके उसकी सब हेडिंग्स बना सकते हैं। यदि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर गांधार, देखिए गांधार कला में कैसे लिखना होगा आपको, गांधार कला में किसके बारे में, एक तरफ आपको यहाँ पर मध्य एशिया, ठीक है, एक तरफ आपको मध्य एशिया लिखना होगा, फिर इसके बाद बीच में एक लाइन करनी होगी कंपैरिजन के साथ, यहाँ पर आपको यूनानी बैक्टीरिया
बैक्टीरियाई तत्व के बारे में, यूनानी बैक्टीरियाई तत्व के बारे में ऐसे लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो लाइंस में हम यहाँ लिखते चले जाएंगे, तो आपको मैं इस स्वरूप में ही समझाने वाली हूँ। चीज़ें समझ आ रही हैं? थोड़ा सा मैसी हो गया है क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, आपके पास भरपूर स्पेस होगा, वहाँ लिखिएगा। तो देखिए, जैसे अगर हम गांधार कला में मध्य एशियाई तत्वों की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो बुद्ध की मूर्तियाँ थीं वो गहरे नीले हरे पत्थरों का प्रयोग करके बनाई जाती थी। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो बुद्ध के जो मूर्ति होती थी उसमें उनके जो कंधे, उनके जो शोल्डर्स होते थे उनको महीन वस्त्रों से ढका जाता था, और मैंने बताया था जैसे वो सिलवटें आ रही हैं उनके कपड़ों में, और जैसे उनके देवता हुआ करते थे उसी तरह से बुद्ध के वस्त्रों को बनाया जाता था। जैसे समझिए, उनको बुद्ध को पगड़ी पहनाना, ठीक है, लंबे कपड़े देना, बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाना, उनको जूते पहनाना इत्यादि चीज़ें वहाँ पर देखी गई हैं। और यदि हम गांधार कला में मध्य एशिया में थोड़ा और आगे बढ़े तो हम देखते हैं बुद्ध की प्रतिमा के साथ ये क्या करते थे, मध्य एशियाई के क्षेत्र के जो लोग थे वो क्या करते थे, मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी उसमें मध्य एशियाई की जो पौराणिक कथाएं होती थी उनके साथ साथ वहाँ पर भी उनको बनाया जाता था बुद्ध की मूर्तियों के साथ। वहीं आप देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित जो दृश्यों को चित्रण जो बनाया गया था वो मध्य एशियाई प्रभाव को ही वहाँ पर दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, उनके कोई देवता है या उनका कोई रहन सहन है, उनका जो सामाजिक जीवन है, उनकी जो परिस्थितियाँ हैं या उनका जो जीवन स्तर जिस तरह से है वो उन्हीं चीज़ों को मूर्तियों में उकेरते थे। मतलब अपनी चीज़ों की प्रतिक्रियाएं जो है वो आपको उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, गांधार कला में मध्य एशियाई तत्वों की बात। अब यहाँ पर हमें समझना है यूनान की जो बैक्टीरियाई, यहाँ पर क्या लिखा है, बैक्टीरियाई तत्वों की बात गांधार में कैसे देखने को मिलती है। देखिएगा ज़रा, इसमें क्या होता था कि गांधार कला में इसमें बुद्ध को देवता के रूप में मूर्ति बनाया जाता था, क्योंकि यूनानी देवता इनके कौन थे, अपोलो थे, अभी मैंने पढ़ाया था। और अपोलो के जो स्वरूप, जो रंग, जो वस्त्र जिस तरह से होते थे, उनका जो शारीरिक बनावट होती थी, जो उनका सजावटी जो चीज़ें होती थी, उसी तरह से उन्होंने बुद्ध को सजाना शुरू कर दिया। देखेंगे बुद्ध के उन्होंने घुंघराले बाल बनाने शुरू कर दिए जैसे उनके अपोलो देवता के हुआ करते थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया था। फिर आप देखेंगे लंबे कान, चौड़ा माथा, क्यों, ये सब चीज़ें उनके देवता का स्वरूप था, तो उन्होंने उन पर भी जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया बुद्ध पर, ठीक है। मूछें बनाना शुरू कर दी बुद्ध की। आप देखेंगे कि पैरों में जूते पहनाना उन्होंने शुरू कर दिया, आपको ये भी देखने को मिलेगा उस समय में। शारीरिक बनावट पर यहाँ पर देखेंगे ये जो यूनानी बैक्टीरियाई तत्व थे उसमें देखेंगे बेसिकली कि शारीरिक बनावट पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उस पर ज़्यादा बल दिया। जैसे देखेंगे मांसपेशियाँ हो गया, उनके बाल घुंघराले रखने, इस पर विशेष ध्यान दिया। शरीर के विभिन्न अंगों का इन्होंने चित्रण करना शुरू किया। आधी आंखें बंद करके दिखाई गई, वो भी मैंने आपको अभी बताया था। और आभा मंडल का जो है इन्होंने विशेषता ध्यान रखा गांधार कला में। किसने, यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों में देखेंगे आभा मंडल, यानी कि जो प्रभा मंडल, जो बुद्ध के पीछे प्रभा मंडल ऐसे बना था उस पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया, उसका भी प्रयोग उन्होंने मूर्तियां बनाने में किया था। स्पष्ट हो गया है? ये तो रही इस प्रश्न की बात। अब अगर हम निष्कर्ष में जाएं तो हम बता सकते हैं भाई कि किस किस तरह से इन बाहरी जो आक्रमणकारी आए या जो विदेशी व्यापार करने आए उनका किस प्रकार से गांधार कला पर प्रभाव पड़ा। लेकिन गांधार कला पर प्रभाव पूरा विदेशी ही नहीं था। क्यों, आप देखेंगे वहाँ पर जो है बुद्ध उपदेश देते हुए भी कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, बुद्ध की योग मूर्तियाँ भी मिली हैं, बुद्ध जो है ध्यान मुद्रा में भी मिले हैं। तो इस तरह की भी उनकी जो शांत स्वभाव का जो भाव भंगिमाएँ हैं उसके भी चित्र मिले हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ वहाँ पर आपको विदेशी कला का ही प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो ये यूनानी चित्रकारी जो करते थे, जो चित्रकार थे, उनके हाथ भले ही यूनान के हों लेकिन उनका हृदय तो हिंदुस्तानी ही था। तो क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि चित्रकार कहीं बाहर से थोड़ी ना लाते थे, वही हिंदुस्तान से लिए जाते थे, वही हिंदुस्तानी चित्रकारी हुआ करते थे, उनको पैसे देकर उनसे वो जो है वो बनवाया जाता था। तो उनके हाथ यूनानी हुआ करते थे पर उनका दिल, जो उनका हृदय था वो हिंदुस्तानी हुआ करता था। इसलिए हिंदुस्तानी कुछ तत्व आपको हमेशा उसमें विद्यमान देखने को मिलते हैं। समझ आ गया आपको यहाँ तक? ये प्रश्न स्पष्ट हो गया है। गांधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी की वह यूनानियों की थी। ठीक है, तो ये यूपीएससी मेंस में कब 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको बतानी है, बस थोड़ा सा बदलाव ये है कि यहाँ पर रोमन वासियों की जो कला थी, जो उनका प्रभाव था, वो तत्व इसमें मूर्ति कला में पूछ लिए गए।
ऊपर आपको मध्य एशिया यूनानी बैक्टीरियाई की पूछा गया था, यहाँ पर रोमनवासी और यहाँ पर यूनानियों के बारे में पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सेम आपको इंट्रो गांधार मूर्तिकला पे यहाँ पर वैसा ही लिखना है, इसलिए मैंने रफ नहीं किया है कि जैसे कि वही सब कि ये गांधार जो मूर्तिकला क्या है, भौगोलिक क्षेत्र गांधार मूर्तिकला का क्या रहा है, व्यापारी किस प्रकार से आक्रमणकारियों के बारे में बताना है और कैसे उनके सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन छोटा सा आपको लिखना है एज इट इज़, जैसा आपका फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन में था। ठीक है, फिर आपको मेन बॉडी की यदि बात करूँ यहाँ पर, तो आपको चेंजेस कहाँ आएंगे, जैसे यहाँ रोमन वासियों की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यूनानियों की बात कर रहा है कि रोमन वासियों की उतनी ही रेडी थी गांधारी मूर्तिकला जितनी की वो यूनानियों की थी। तो यूनानियों के बारे में तो यहाँ पर मैंने आपको क्या किया था, उसके बारे में डिटेल में बता दिया था। उसी तरह से आपको यहाँ पर उसके रोमन वासियों के बारे में लिखना है कि रोमन वासियों के जो तत्व थे वो किस तरह से यहाँ पर मूर्तिकला में देखने को मिले थे। तो वही चीज़ें आप चाहे तो सब हेडिंग्स बना सकते हैं, तो चाहे तो इस तरह से डिफरेंस के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर यूनान की बात की गई है, तो इसके क्या तत्व थे जो इसका रेडी था, गांधारी मूर्तिकला इसका क्या रेडी था वो हम देखते हैं। जैसे देवताओं की यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो मानव रूप में बनाई जाती थी। तो बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता जो अपोलो थे उनकी तरह बनाई जाती थी, ये मैंने अभी पहले प्रश्न में भी कुछ इस तरह से बताया। फिर आप देखते हैं इनकी जो शरीर की बनावट थी उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जैसे मांसपेशियाँ हो गया, उनके घुंघराले बाल हो गए, विभिन्न अंग जो थे उनका चित्रण करना शुरू किया। तो इन सब चीज़ों का इन्होंने विशेष बल दिया। देखेंगे कि मूछे, पैरों में जूते, फिर घुंघराले बाल, लंबे कान, चौड़ा माथा, आप देखते हैं इन सब का भी जो है यूनानी प्रभाव मूर्तिकला पर, गांधार मूर्तिकला पर, बुद्ध पर देखने को मिला था। ठीक है, फिर आप देखेंगे बुद्ध को जो है वो ग्रीक देवता जो हरकुलस है उसके संरक्षण में दिखाया गया है। कहाँ पर, यूनानी, यहाँ पर आप देखेंगे यूनानी जो आपके बैक्टीरियाई तत्व थे उसके अंतर्गत इस तरह से चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, गांधार मूर्तिकला पर उनका प्रभाव। ठीक है, अब हम रोमन समझेंगे कि रोमन वासियों कह रहे हैं कि उतने ही रेडी थे जितने कि यूनानियों के। तो ऐसा क्या था, उनके क्या तत्व थे जो हमें गांधार कला में देखने को मिलते हैं। जैसे रोमन देवताओं और राजाओं की तरह बुद्ध की एक यथार्थवादी मूर्तियों को बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर उनके जो राजा जो देवता हुआ करते थे काफ़ी भव्य तरीके से उनकी मूर्तियों को बनाया जाता था। वो राजा थोड़ा सिंहासन पर बैठाना, उनको थोड़ा राजशाही तरीके से उनको जो है प्रदर्शित किया गया उनकी मूर्तियों को बनाकर। पारदर्शी कपड़े, ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब उस तरह से उनको बनाया गया। उनकी सिलवटों का, उनकी ध्यान दीजिएगा, उनकी जो सिलवटें जो लेयर्स आ रही थी कपड़ों पर उसको भी उकेरा गया है। मूर्तियों में आभूषण रोमन शैली के प्रभावित और राजमुकुट अन्य आभूषणों को भी वहाँ पर दिखाया गया है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे यहाँ पर यथार्थवादी मूर्तियों को बनाया गया जिसमें राजाओं की तरह उनका श्रृंगार किया गया, उनको सिंहासन पर बैठाला गया। उस तरह से उन्होंने गांधार मूर्तिकला में मूर्तियों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करके दिखाया था। समझ आ गया? कंक्लूजन हम कुछ उसी तरह से लिख सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं कि बाहर से आक्रमणकारी आए और जो व्यापारी आए उनके साथ साथ जो उनका माइग्रेशन हुआ उसका भी प्रभाव उनके सामाजिक आर्थिक चीज़ों का, उनके संस्कृति का हमारे गांधार शैली पे देखने को मिलता है। इत्यादि चीज़ों के साथ हम कंक्लूजन कर सकते हैं। मतलब इसका इंट्रो एंड कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम है, बस मेन बॉडी में यहाँ पर यूनानी और रोमन की बात करनी है, यहाँ पर मध्य एशिया यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों की बात करनी है। स्पष्ट हो रही हैं सारी चीज़ें? क्या आज आप सेटिस्फाई हैं पूरी तरह से, इसको लिख पा रहे हैं? चलिए आप इसका आंसर राइटिंग करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और निरंतर इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि कोई भी वीडियो ऐसा आता है तो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। अपना ध्यान रखें, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।